आंग्ल भारतीय संघर्ष। हमने बताया कि अंग्रेजों ने लगभग 1757 ईस्वी प्लासी की लड़ाई से अगर हम ले तो 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में उन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से जीता। व्यापार वाणिज्य करते रहे, इस दौरान भारत को राजनीतिक रूप से जीता। 5 बड़ी शक्तियों के साथ इनके संबंधों को हमें यहां डील करना है। हमने पहली शक्ति डील कर दी थी और वो है आंग्ल बंगाल संघर्ष। आंग्ल बंगाल संघर्ष हम पढ़ चुके थे। दूसरा टॉपिक आज हम लोग लेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। ठीक, जब ये पढ़ लेंगे तो अगला टॉपिक होगा आंग्ल मराठा, फिर अगला होगा आंग्ल सिख, फिर अंग्रेजों और अवध के संबंध क्या थे ये पढ़ेंगे। तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तब हम अगले टॉपिक में एंटर करेंगे। मैंने बताया था 3 से 4 सेशन या 6 सेशन में यहाँ जरूरत पड़ते हैं, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन भी हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष। टेक्निकली इसका जो टाइम फ्रेम शुरू होगा वो 1767 टू 1799 की हिस्ट्री को हम लोग समझने जा रहे हैं। अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच लड़ाई 1777 टू 1799 के बीच में ये मामला निपट जाएगा। लेकिन इसका बैकग्राउंड समझना होगा, तो हम इसको बहुत पहले से समझाने की कोशिश करेंगे और वो हम ले जाएंगे 1612 में। ठीक, लगभग 150 साल पहले तब मैसूर राज्य की स्थापना होगी। हम वहां तक इसे ले जाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे 1784 तक। तब मैसूर से कोई भी सवाल पूछा जाए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसे पढ़ने के लिए अब हमें क्या करना है, हमको क्या क्या चीजें इस चैप्टर में जाननी चाहिए। हमें मैसूर वंश का एक परिचय भी हम आपको बताएंगे, हैदर अली के बारे में कुछ जानकारियां देंगे, टीपू के बारे में जानकारी देंगे और मूल विषय आंग्ल मैसूर संघर्ष हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए पहले मैसूर वंश का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम मैसूर वंश का परिचय देंगे। परिचय देने से पहले ज्योग्राफिकली मैसूर राज्य का जन्म कहाँ हुआ, उसमें कैसी परिस्थितियां थी, इसके लिए हम आपको एक मानचित्र से इस विषय को समझाने की कोशिश करेंगे और यह मानचित्र इस पूरे टॉपिक में हमारी मदद भी करेगा। ठीक, अब एक राजवंश इस समय तक अंग्रेजों ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया है, जो मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं। ये उस समय तक का बंगाल नाम का प्रांत है जिसे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है। बंगाल को अगर हम आज के हिसाब से विभाजित करें तो ये हिस्सा बिहार, ये हिस्सा झारखंड, ये हिस्सा पश्चिम बंगाल का, ये हिस्सा उड़ीसा का और ये नॉर्थ आंध्रा का, जिसे उत्तरी सरकार कहा गया। इतना हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में था। हम जिस राजवंश को पढ़ने जा रहे हैं वो राजवंश है मैसूर राजवंश, जो यहां इस तरीके से लोकेटेड है। हम मैसूर राजवंश को पढ़ने जा रहे हैं। अब मैसूर राजवंश का उद्भव कैसे हुआ इसे समझाने के लिए हमें बगल में एक दूसरे मैप से इस बात को समझानी होगी। तो चलिए अब जल्दी से एक छोटा सा मैप हम मध्यकालीन भारत का भी समझ लें कि यहाँ से कैसे मैसूर राज्य का उद्भव हुआ, जिससे हम मैसूर राज्य की पृष्ठभूमि को समझ सकेंगे। मध्यकाल में इस इलाके में एक राजवंश था जिसे हम लोग बहमनी राजवंश कहते हैं। ये राजवंश इस तरीके से विभाजित है कई टुकड़ों में। ये हिस्सा जो था इसे गोलकुंडा कहा जाता था। मध्यकालीन भारत आपको पढ़ाया है। ये वाला हिस्सा जो था वो बीदर का था। ये वाला हिस्सा था वो बरार था।
ये वाला जो हिस्सा था वो था अहमदनगर, और जो ये वाला हिस्सा था वो था बीजापुर। और ये जो सभी राजवंश थे इसको कहते थे बहमनी राजवंश। मध्यकालीन भारत में आपने पढ़ा कि बहमनी राजवंश का उद्भव 1347 में हुआ। 1347 में हुआ। 1489 तक आते आते ये राजवंश दरकने लगा, टूटने लगा, और 1489 से लेकर के 1526 ईस्वी तक आते आते वो 5 टुकड़ों में बट गया। वो 5, 1, 2, 3, 4 and 5 5 टुकड़ों में बट गया। ये जो 5 टुकड़े थे यही टुकड़े हैं अहमदनगर, बरार का हिस्सा, बीदर का हिस्सा, बीजापुर और गोलकुंडा। ये नीले रंग का जो छाप आप देख रहे हैं ये मध्यकालीन भारत का हिस्सा है। समय देखें 1347 टू 1526। 1526 में बाबर भारत आता है, यानी मुगलों के आने के पहले दक्षिण भारत मुस्लिम राजवंशों से पटा पड़ा था। इन मुस्लिम राजवंशों के सीमावर्ती इलाकों को ओवरलैप करता हुआ एक राजवंश हमने पढ़ा था, और वो राजवंश था विजयनगर राजवंश। विजयनगर राजवंश, इसकी स्थापना 1336 से होती है और ये 1650 तक सरवाइव करता है। ये मैंने बताया था कि 1565 ईस्वी में एक लड़ाई हुई थी और उसका नाम था तालीकोटा का युद्ध, जिसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा गया है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा गया है। ठीक है। इसी युद्ध के बाद ये विजयनगर कमजोर पड़ने लगा, और विजयनगर जब कमजोर पड़ने लगा तो 1612 ईस्वी में मैसूर नाम के शहर के आसपास का इलाका वाडियार नाम के एक व्यक्ति के नियंत्रण में आ गया। 1612 ईस्वी में उस समय विजयनगर राजवंश में आखिरी राजवंश शासन कर रहा था। 4 राजवंश हमने पढ़े थे। पहला संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरिविदु वंश। तो अरिविदु वंश के वेंकट द्वितीय नाम के राजा के समय में वाडियार नाम के व्यक्ति को मैसूर के आसपास अपना राज्य चलाने की अनुमति मिल गई, और इस प्रकार इसने अपनी राजधानी मैसूर के आसपास स्थापित कर दी। और इस प्रकार मैसूर राजवंश का जन्म लगभग 1612 ईस्वी के आसपास हुआ। ये सिचुएशनल कंडीशन है मध्यकाल की, यानी विजयनगर जैसा अंतिम हिंदू राजवंश जब समाप्त हुआ तो उसी के गर्भ से मैसूर का वाडियार वंश जन्मा। अब यहां पर हम आएंगे तो हम आधुनिक भारत में आ चुके हैं। आधुनिक भारत में ये इलाका जो नीला वाला आप देख रहे हैं ये 1765 में अंग्रेजों को मिल चुका है। अब 1765 के बाद क्या हुआ, 1765 टू 1799 के बीच में क्या हुआ, अब वो सिचुएशन हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। मैसूर राजवंश का परिचय हम ले रहे थे, तो हम पहले मैसूर राजवंश के बारे में कुछ फैक्ट्स समझ लें जहां से सवाल बन सकते हैं। 1612 ईस्वी में विजयनगर शासक वेंकट द्वितीय के समय में मैसूर के वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। तो राजधानी थी मैसूर, समय था 1612, इसे वाडियार वंश कहा गया, इसी को मैसूर का वंश भी कहा गया। ये एक हिंदू राजवंश था। ठीक, आगे क्या हुआ, 1612 के बाद मैसूर राजवंश अपने तरीके से अपने राज्य का विस्तार करने लगा, लेकिन 1687 ईस्वी तक आते आते मुगल शासक औरंगजेब ने लगभग सभी बहमनी राजवंशों को मुगल राज्य में मिला लिया था। जो बचे खुचे थे उसे राज्य में मिलाने का काम अकबर ने शुरू किया था, और अंतिम रूप से औरंगजेब ने सारे बहमनी राजवंश को, विशेषकर 2 बचे रह गए थे, बीजापुर और गोलकुंडा,
1686 में बीजापुर को, 1687 में उसने गोलकुंडा को जीत लिया था। अब उसकी नजर मैसूर राजवंश पे पड़ी जो कि बीजापुर के दक्षिण में था, तो औरंगजेब ने इसे भी जीत लिया। कब जीता? 1704 में। 1704 में औरंगजेब ने इस राज्य को हरा लिया और अपनी अधीनता स्वीकार कराने पे बाध्य कर दिया। इस समय के राजा का नाम था चिक्का देवराज। मैसूर के राजा का नाम मिलता है चिक्का देवराज, जो मैसूर का शासक था। अर्थात 1612 में मैसूर राजवंश को एक वाड्यार नाम के व्यक्ति के द्वारा वाड्यार राजवंश के रूप में स्थापित किया गया। ये एक हिंदू राजवंश था और 1704 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने इसे हरा लिया, लेकिन इसके राज्य को उसने हड़पा नहीं। सिर्फ इस शर्त पर कि तुम अब हार गए, अब तुम अपनी वार्षिक कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में मुगलों को देते रहना। छोटा सा राज्य था, औरंगजेब को कोई चिंता भी नहीं थी। बफर स्टेट रहेगा तो दक्षिण के राज्यों से सीधे मुगल इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो उसको सरवाइव करने दे दिया। इस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली मैसूर के हिंदू राजवंश ने और वो टैक्स देने लगे। यहां तक बात समझ में आ गई। 1704 की घटना मैं बता रहा हूं। 1704 के बाद क्या हुआ, जल्दी से ध्यान देंगे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। बंगाल के समय हमने आपको पढ़ाया कि औरंगजेब के बाद जो उत्तर मुगल कालीन मुगल शासक थे वो कमजोर पड़ते चले गए। कोई 5 साल शासन किया, कोई 1 साल, कोई 3 साल। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि 1707 से 1712 ईस्वी तक, फ्रॉम 1707 टू 1712, केवल 5 साल तक बहादुर शाह नाम के औरंगजेब के बेटे ने गद्दी संभाली। फिर इसका उत्तराधिकारी 1 साल के लिए जहांगीर शाह, 1712 टू 1713। फिर एक राजा गद्दी पर बैठा फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के समय घटना घटेगी, इसलिए उसका नाम लिख लेते हैं। फर्रुखसियर 1713 टू 1719 तक शासक रहा, 6 साल। इसके दरबार में कुछ दरबारी इसे पसंद नहीं करते थे और इस समय तक राजा इतने कमजोर थे कि दरबारियों के हाथ वो कठपुतली बन जाया करते थे। इनका नाम मिलता है सैयद बंधु। हिंदी में इन्हें कहते हैं नृप निर्माता। नृप निर्माता, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं किंग मेकर। ये किंग मेकर थे, ये राजा बनाते थे और राजा को कठपुतली बना के रखना चाहते थे। फर्रुखसियर नहीं बन रहा था, लिहाजा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के भाड़े के दबंगों को ढूंढना शुरू किया। उस जमाने में दक्षिण भारत में शिवाजी के पोते शाहू जी महाराज का शासन था। शाहू जी महाराज के प्रधानमंत्री, जो उसमें पेशवा का पद था, प्रधानमंत्री अथवा पेशवा का नाम मिलता है बालाजी विश्वनाथ। तो चलिए साहब, हम मराठों की बात कर रहे हैं। मराठा, बालाजी विश्वनाथ, ठीक। तो बालाजी विश्वनाथ को सैयद बंधुओं ने कांटेक्ट किया और कहा कि हमारी मदद करिए। मराठों ने पूछा क्या करना है? बोले साहब उत्तर भारत आप आ जाएं, हमारे राजा को गद्दी से उतार दीजिए, हमारे पसंद का राजा गद्दी पर बिठा दीजिए, आपकी शर्तों के अनुसार आपकी बात मान ली जाएगी, जो आप कहेंगे। दिल्ली आकर समझौता होता, उस समझौते का नाम है दिल्ली समझौता। इस समय के समझौते को कहा गया दिल्ली समझौता। 1719 में दिल्ली समझौता होता है। क्या तय होता है? मराठे 15,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ उत्तर भारत यानी दिल्ली आएंगे और दिल्ली के राजा फर्रुखसियर को गद्दी से उतार देंगे। बदले में आने जाने का खर्च, सत्ता परिवर्तन का खर्च मराठों को दिया जाएगा, प्लस दक्षिण भारत में जितने भी मुगल राज्य हैं, जो बहमनी राज्य मुगलों ने जीते थे औरंगजेब के समय तक आते आते, वो 4 प्रांतों में बांटे गए थे। इन सभी प्रांतों से टैक्स वसूलने का अधिकार मराठों को दे दिया गया। उन्होंने इसे चौथ की संज्ञा दी। चौथ क्या होता है अभी कल पढ़ाएंगे, मतलब अगला जब टॉपिक पढ़ाएंगे मराठा तब पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझे कि मराठे अपने राज्य के बाहर के राज्यों
अर्थात पड़ोसी राज्यों को डराकर धमकाकर जो टैक्स वसूलते थे उसे चौथ कहा जाता था। चौथ मराठा राज्य के अंदर नहीं वसूला जाता था, चौथ मराठा राज्य की सीमा के बाहर के पड़ोसी राज्यों को डराकर धमकाकर उनके कुल वार्षिक आय का 1/4 लिया जाता था, इसीलिए इसको चौथ कहा जाता था। मान लीजिए पड़ोसी राज्य की कुल वार्षिक आय 400 रुपए है, वो कहते 100 रुपए हमको दे दो, कहते नहीं देंगे तो मराठे हमला कर देते थे। मराठे इतने ताकतवर थे कि वो श्योर जीतते थे, तो हारने से बेहतर है कि मराठा राज्यों के पड़ोसी राज्य अपनी कुल आय का 1/4 देना स्वीकार कर लेते थे। फिर पड़ोसी पूछते कि एक बात बताइए कि आपको अपनी कमाई का हम हिस्सा दे रहे हैं, तो आप तो हमारे दोस्त हो गए। बोले सब हो गए। बोले आप हम पर हमला नहीं करेंगे? बोले हाँ बिल्कुल हमला नहीं करेंगे। बोले क्या तीसरा हम पर हमला करेगा तो हमारी रक्षा करेंगे? तो मराठे कहते ना, हम किसी और आक्रमणकारी साहब की रक्षा नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे, इसके बदले में हमने ये पैसा लिया है। इसीलिए कुछ इतिहासकार इस टैक्स को हफ्ता वसूली अथवा गुंडा टैक्स भी कहते हैं। ठीक, ये था गुंडा टैक्स की नहीं, कल जब मराठा पढ़ेंगे तो और बेहतर आपको समझाएंगे। चौथ वसूलने का हक इन्हें मिल गया। इन सब से सवाल पूछे गए, ध्यान रखिएगा। दिल्ली समझौता भी आपसे पूछा गया, वर्ष भी पूछा गया, बालाजी विश्वनाथ का नाम पूछा गया, इस समय के मराठा शासक शाहू जी महाराज का नाम भी पूछा गया है। बी अलर्ट, कोई भी चीज में अनावश्यक कहानी क्लास में नहीं सुनाता। जहां जहां से सवाल या तो बन चुके हैं या अभी वहां से संभावित है, मेरे हिसाब से मैं उसे लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करता हूं। इसलिए हर चीज को ध्यान से सुनना है, हर चीज हम लिखा नहीं पाते आपको, इसलिए जब सेकेंड टाइम वीडियो देखें तो आप इसके नोट्स बनाते चलें। को क्लास में आने से पहले उस चैप्टर विशेष के क्वेश्चन बैंक को पढ़ के आना चाहिए। तो मैं जब क्लास में कुछ डिलीवर कर रहा हूं तो तुरंत दिमाग एक्टिव रहेगा, हाँ ये सवाल तो मैंने पढ़ा है, अच्छा ये तो यूपी में पूछा, ये तो राजस्थान पीछे में पूछा गया, अच्छा ये तो बिहार में आया है। तो आप अपने को जब जोड़ते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव होता है और क्लास में ही चीजें याद हो जाएंगी और नोट्स बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। सारा लेक्चर नोट्स बनाओगे तो बहुत लंबा नोट्स हो जाएगा, फिर इतनी मोटी कॉपी तैयार हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं, दोबारा पढ़ नहीं पाओगे, राइट? तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, मैंने लिखा है कि 1719 ईस्वी में मराठों को यहाँ से चौथ वसूलने का अधिकार मिला। यहाँ से हमारा क्या मतलब है? यहाँ से हमारा मतलब है मैसूर राज्य से। तो इस प्रकार 1719 ईस्वी तक आते आते वाडियार राजवंश से हर साल इनकी कुल वार्षिक आय का 1/4 वसूलने का अधिकार मराठों को मुगलों से मिला था। मराठे कभी इनको नहीं हराते, मैसूर को। मैसूर मुगलों से हारे थे और मुगल हार गए मराठों से, इसलिए इन्होंने मुगलों की बात को स्वीकार कर लिया और हर साल मराठों को टैक्स देने लगे। यहां तक बात समझ में आ गई? 3 इंपॉर्टेंट बातें मैसूर राजवंश के इतिहास से काम की हमने निकाली। वाडियार राजवंश से हर साल इनकी कुल वार्षिक आय का 1/4 वसूलने का अधिकार मराठों को मुगलों से मिला था। मराठे कभी इनको नहीं हराते, मैसूर को। मैसूर मुगलों से हारे थे और मुगल हार गए मराठों से, इसलिए इन्होंने मुगलों की बात को स्वीकार कर लिया और हर साल मराठों को टैक्स देने लगे। यहां तक बात समझ में आ गई? 3 इंपॉर्टेंट बातें मैसूर राजवंश के इतिहास से काम की हमने निकाली, जहां से सवाल बनते हैं। अब बात करते हैं अगला पड़ाव। 18वीं शताब्दी के मध्य में कुछ हुआ। यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य का मतलब लगभग 1750 के आसपास इस राजवंश में चिक्का कृष्ण राज नाम का व्यक्ति मैसूर का शासक था। लेकिन ये बालक था, अभी वयस्क नहीं था, मैच्योर नहीं हुआ था, तो इसका राज्य 2 पदाधिकारियों के कंट्रोल में था। एक उसका सेनापति था जिसका नाम मिलता है देवराज, और दूसरा उसका फाइनेंस मिनिस्टर या अर्थ मंत्री, जिसे उस जमाने में सर्वाधिकारी कहते थे, एक तरह का प्रधानमंत्री, उसका नाम था नंजराज। तो यहाँ लिखा है कि इसके काल में सत्ता 2 पदाधिकारियों के कब्जे में थी, सेनापति देवराज और सर्वाधिकारी राजस्व वित्त नियंत्रक नंजराज। ठीक साहब? इसी समय 1760 और 61 ईस्वी में परिस्थिति का लाभ उठाकर इस हिंदू राजवंश पर एक मुस्लिम हैदर अली ने कब्जा कर लिया। कौन था हैदर अली? ये मैसूर राज्य में कैसे घुस गया, कहां से आया? हमें अभी सिर्फ इतना देखना है कि 1760-61 का जो ईयर है, इसमें हैदर अली ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया। जो हिंदू राजवंश था अब वो एक मुस्लिम शासक के कब्जे में चला गया।
तो कौन है हैदर अली और मैसूर का जो संबंध है वो हैदर अली के साथ कैसे जुड़ता है और हैदर अली अंग्रेजों से क्यों भिड़ जाता है, चलिए आगे समझते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। 4-5 इंपॉर्टेंट बात हमने बताई कि 1612 ईस्वी में दक्षिण भारत की राजनीति में कुछ परिवर्तनशील परिस्थितियां थी, जिसका लाभ उठाकर वाडियार नाम के व्यक्ति ने मैसूर के आसपास एक राजवंश को स्थापित कर लिया, जिसका नाम पड़ गया वाडियार वंश अथवा मैसूर वंश। मैसूर उनकी राजधानी थी। वाडियार राजवंश समय के साथ धीरे धीरे अपना विकास करता। इसके पहले ही मुगल शासक औरंगजेब ने उसे 1704 में हरा दिया और हराकर उसका राज्य हड़पा नहीं, उसे टैक्स के बदले में शासन करने की अनुमति दे दी। लेकिन 1719 ईस्वी में मुगल इतने कमजोर पड़ गए कि दक्षिण भारत की एक अन्य शक्ति मराठे उत्तर भारत जाकर दिल्ली समझौता करते हैं और दिल्ली समझौते के बदले में वो दक्षिण के मुगल राज्यों से टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार मराठे 1719 ईस्वी से लेकर लगातार मैसूर पर हमले करते हैं। 1750 के आसपास स्थिति खराब होती है। मैसूर में एक कमजोर राजा है, बालक है और उसकी शासन सत्ता 2 अधिकारियों के कब्जे में है जो निरंकुश हैं। ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर हैदर अली नाम के एक व्यक्ति ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया। यहां तक हम लोगों ने भी समझा। अब आगे बढ़ते हैं। हैदर अली कौन है, क्या है, कैसे करता है, उसे जरा समझाने की हम कोशिश करते हैं। आंग्ल मैसूर संघर्ष हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हैदर अली को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हैदर अली के पिता का नाम मिलता है फतेह मोहम्मद। ये बूंदी कोट का फौजदार था, यानी एक सैनिक पदाधिकारी था। फौजदार कौन होता था? जिला स्तर पर सबसे बड़े सैनिक अधिकारी को, जैसे आज आपके जिले में सैनिक पदाधिकारी के रूप में एसपी या एसएसपी होता है, जिसके बाद पुलिस पावर होता है, उस जमाने में यह पद फौजदार कहलाता था। उस जमाने में पुलिस व्यवस्था तो थी नहीं, सेना ही सब संभालती थी। सेना में यह पद लगभग ब्रिगेडियर के आसपास होता है, लगभग ये पद ब्रिगेडियर के आसपास होता है। तो आप ब्रिगेडियर समझ लें या एसपी समझ लें, फौजदार मुगल कालीन एक पद था और इस समय फौजदार ही कहलाता था ये पद। तो ये बूंदी कोट नाम के शहर का फौजदार था। कौन? हैदर अली का पिता, जिसका नाम है फतेह मोहम्मद। हैदर अली के दादा का नाम मिलता है मोहम्मद अली, जो मूल रूप से किसान थे। अर्थात हैदर अली किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता। उसके पिता जरूर सैनिक पदाधिकारी थे, लेकिन दादाजी किसान थे। सो हैदर अली एक आम परिवार में जन्मा व्यक्ति था और दुर्भाग्यशाली भी। क्यों? आगे देखिए। उसका जन्म हुआ 1721 में। जिला था कोलार। दुर्भाग्य से उसके पिता की मृत्यु हो गई 1728 में। देखिए कितने साल की उम्र है, 7-8 साल की उम्र में वो अनाथ हो जाता है। 7 साल के बच्चे को अब अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। दादाजी और माता के मना करने के बावजूद वो काम की तलाश में निकल पड़ता है। 7 साल का बच्चा काम क्या करेगा? लेकिन वो राज्य की गतिविधि, चूंकि पिताजी सैनिक अधिकारी थे तो सैनिक अस्तबल में आना जाना, सैनिक पदाधिकारियों के बीच उठना बैठना उसके लिए बड़ा आम था। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और 11 साल की उम्र तक आते आते वो नंजराज से सेना में नौकरी मांग लेता है और उसे मिल भी जाती है। प्रारंभ में उसे सैनिकों के हथियार, जब वो सैन्य क्षेत्र से लौटते तो उनके हथियार उठा के गोडाउन में रख देना, घोड़े को साफ करना, घोड़े की लीद फेंक देना, ये एक सामान्य काम उसके पास थे। वो एक तरीके का श्रमिक था। वयस्क हुआ, जवान हुआ, शरीर को मजबूत किया, युद्ध कला कौशल सीखा और फिर वो सैनिक बन गया। फिर उसने अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हुए पिता वाला पद, फौजदार का पद प्राप्त कर लिया। इतना करने में उसे 1755 तक का समय लग गया। ठीक। अब 21 और 55 या गौर करिए, 36 साल की उम्र तक आते आते, 36 ईयर तक आते आते ये लड़का एक तरीके से क्या बन जाता है? ठीक है, ये लड़का एक तरीके से क्या बन जाता है? जिला स्तर का सैनिक पदाधिकारी बन जाता है। अब साधारण सैनिक के रूप में नंजराज के यहाँ नौकरी उसने की और 1755 ईस्वी तक आते आते वो डिंडीगल का फौजदार बन जाता है। डिंडीगल कहाँ है? डिंडीगल सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है। अब मैसूर राज्य को जो मैप में मैंने दिखाया है वो वापस चलते हैं। डिंडीगल ये वो दक्षिणी सिरा था
सीमावर्ती इलाका था जहां अक्सर पड़ोसियों से लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, जहां अक्सर पड़ोसियों से लड़ाई। बुनीकोट बेटा जरूरत नहीं, इसलिए बुनीकोट कहाँ है प्रेजेंट में नहीं बताया। अभी आप समझिए कर्नाटक में है बुनीकोट। ठीक है, लेकिन जो जरूरी है वो स्थान केवल आपको मैप पे बताएंगे, हर चीज जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी बुनीकोट कर्नाटक में है। इंडिगल सबसे दक्षिण का इलाका था। दक्षिण का सीमावर्ती इलाका होने की वजह से हैदर को विशेषाधिकार मिला कि एक काम करो भाई, तुम राज्य को बढ़ाने की कोशिश करो, इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी से लड़ाई कर लेना। कभी भी युद्ध करने के लिए तुम्हें राजधानी से पूछने की जरूरत नहीं है, सेनापति से पूछने की जरूरत नहीं। सीमावर्ती राज्यों के गवर्नरों को यह अधिकार होता था। गवर्नर तो नहीं था, ये था फौजदार, लेकिन ये स्वायत्त अधिकार, ऑटोनोमस पावर था कि तुम चाहना तो लड़ लेना, चाहना तो संधि कर लेना, लेकिन मैसूर राज्य पे आंच मत आने देना। विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए हैदर अली ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। हैदर अली ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। क्या किया वो देखिए। हैदर पढ़ा लिखा नहीं था। 7 साल में पिता के मृत्यु होने के बाद फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, अंगूठा छाप। लेकिन अकबर की तरह दूरदर्शी बहुत था, लिहाजा उसने बिना इस बात की परवाह किए कि वो एक मुसलमान है, उसने एक हिंदू मराठा खांडे राव को अपना सलाहकार नियुक्त किया। वजह जानते हैं क्यों? शिवाजी महाराज के समय में दक्षिण भारत में एक सुसंगठित, सुव्यवस्थित शासन प्रशासन व्यवस्था की स्थापना शिवाजी के समय में हुई। शिवाजी ने प्रशासन की भाषा को मराठी बना दिया। पूरे भारत में मध्यकाल में प्रशासन की भाषा, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज फारसी है। फारसी भाषा से पहली बार मराठी भाषा में प्रशासनिक क्रियाकलाप शुरू कराया शिवाजी महाराज ने, और वो मराठी भाषा के जानने के कारण मराठी लोग वो प्रशासनिक पुस्तक जो शिवाजी ने बनाई थी, राज व्यवहार कोश, डिक्शनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी शासन प्रशासन कैसे होगा इसके लिए किताब लिखवा दी थी शिवाजी ने। उस किताब को पढ़कर बहुत सारे लोग योग्य हो गए थे। तो हैदर अली ने योग्य लोगों का सम्मान करते हुए खांडे राव को अपना सलाहकार नियुक्त किया, और इस सलाहकार के कारण ही इतने बड़ी तीव्र गति से अपना सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। इतने तक इस समय यूरोपीय भारत में आ चुके थे और अपना अपना काम कर रहे थे। इस समय तक फ्रांसीसी भी आ चुके थे। मैं बात कब कर रहा हूँ, 1760 में आया है ये, और 1760 तक आते आते आपको याद होगा फ्रांसीसी अंग्रेजों से वांडीवाश की लड़ाई हार चुके थे। 1763 में पेरिस की संधि हो चुकी थी। फ्रांसीसी झुंझलाए रहते थे अंग्रेजों से, कर वो कुछ नहीं पाते थे। लिहाजा अंग्रेजों का विरोध करने वाली किसी भी भारतीय शक्ति को बैकडोर से मदद करने के लिए उद्यत रहते थे, परेशान रहते थे। हैदर अली ने अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और फ्रांसीसियों से मदद ले ली। फ्रांसीसियों ने इसकी सेना को पाश्चात्य शैली में ट्रेंड किया, पाश्चात्य शैली के हथियार, गोली, बंदूक और बारूद उपलब्ध कराए। परिणाम स्वरूप ये भारतीय सेनापतियों में सबसे ताकतवर सेनापति बन चुका था। चलिए साहब, यहां मैंने लिख दिया, फ्रांसीसी सहयोग से आधुनिक प्रशिक्षित सेना का निर्माण करने में वो सफल रहा। इतना ही नहीं, उसने आधुनिक शस्त्रागार का भी निर्माण कर लिया। ये बात है 1758 तक की। वो नंजराज का खास चहेता बन गया। एक दिन नंजराज चिंतित थे तो हैदर ने पूछा कि माथे पर लकीरें क्यों हैं? तो राज ठीक ठाक चल रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है, आय भी खूब हो रही है, राज्य की राजकोष भी भरा है। बोले ना, ये जो खजाना भरा देख रहे हो ये कल खाली होने वाला है। बोले वो कैसे? बोले आने वाले कुछ दिनों में मराठे टैक्स वसूलने आएंगे और वो हर साल टैक्स की रकम बढ़ा देते हैं अनुमानित तरीके से। मराठे मानते थे कि मैसूर राज्य हर साल तरक्की करता है, तो साहब पिछली बार आपने हमको इतना दिया था, इस साल इतना % बढ़ा कर दीजिए। नहीं देने पर मैसूर राज्य को जीत कर अपने राज्य में मिला लेने की धमकी देते थे, क्योंकि चौथ वसूलने का अधिकार 1719 से उनके पास था। लिहाजा नंजराज ने हैदर से अपनी चिंता जताई कि ठीक है, राजकोष तो भरा है लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा हिस्सा तो ले जाएंगे मराठे, नहीं देने पर कत्लो गारत होगा। सो हैदर ने कहा मैं कुछ देखूं। कहते हैं नंजराज ने न चाहते हुए रिस्क ले लिया। बोले ठीक है, क्या कर सकते हो? उन्हें नहीं देंगे मराठों को, हमारी मेहनत का पैसा हम क्यों दें, दो हाथ कर लेने दीजिए। और अगले वर्ष 1759 में हैदर ने मराठों का रास्ता रोक लिया, मराठों को घुसने नहीं दिया। मराठे धमका कर चले गए।
देख लेंगे, बड़ी सेना लेकर आएंगे, क्योंकि टैक्स वसूलने के लिए छोटी सी टुकड़ी आती थी, पैसा लेकर चली जाती थी। उन्होंने धमकी दी कि हम बड़ी सेना लेकर के आएंगे। हैदर ने कहा देख लेंगे, अभी तो फिलहाल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। छोटा मोटा संघर्ष या झड़प हुई भी। इस बात से पूरे मैसूर राज्य में हैदर का कद एकाएक बढ़ गया। वो एक जिला स्तर के सैनिक पदाधिकारी से अब इस लेवल पर सोचा जाने लगा कि क्यों ना हैदर को ही राज्य के सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाए। और राजमाता को समझा बुझाकर नंजराज ने हैदर अली को मैसूर राज्य का सेनापति बना दिया। देवराज को रास्ते से हटा दिया गया। अब हैदर अली 1759 तक आते आते मराठों के आक्रमण से मैसूर की रक्षा की और नंजराज ने उसे सेनापति के रूप में स्थापित करा दिया। और सबसे पहले गाज गिरी नंजराज पे ही। नंजराज की हत्या कर दी गई, हैदर ने करा दी। और अब वो सीधे सीधे राजमाता का क्लोज हो गया। चिक्का कृष्णराज अभी भी छोटे थे, अल्पवयस्क थे, इसलिए उन्हें हमेशा एक सहयोगी की जरूरत थी। ऐसी परिस्थिति में हैदर ने मौके का फायदा उठाया और 1760 में राजा की हत्या के बाद नंजराज का अंत किया और स्वयं मैसूर राज्य का शासक बन बैठा। कुछ पुस्तकों में 1760, कुछ में 1761 ईयर है, इसलिए मैं आपको 1760 और 61 दोनों डेट बता रहा हूं। शायद राजा की मृत्यु तो 60 में ही कर दी गई, लेकिन राज्याभिषेक कराते कराते थोड़ा टाइम लगा, इसलिए 1761 का समय मिलता है। इस प्रकार 1760-61 ईस्वी तक आते आते हैदर अली उसी राज्य का राजा बन गया जिस राज्य का वो सेनापति बनाया गया था। यहां तक आ गए हम 1761 ईस्वी तक की कहानी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां से हम बात करेंगे कि आखिर हैदर और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई क्यों शुरू हुई। तो यहीं से हम हैदर और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई को हम आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके पहले हैदर के कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को आपको समझा दें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। शासक बनने के उपरांत हैदर के कुछ कार्यों की जानकारी मिलती है। अब हैदर चुप बैठने वाला शासक नहीं था, लिहाजा उसने अपना साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। उसने उत्तर के हिस्से में साम्राज्य का विस्तार किया और मराठों की सीमा वाले इलाके से बेदनूर को छीन लिया, यानी मराठों के प्रभाव वाले क्षेत्र से बेदनूर को छीन लिया और उसका नाम बदलकर अपने नाम पर हैदर नगर रख दिया। पड़ोस के सुंडा, सीरी, सब कर्नाटक के क्षेत्र हैं। गुटी और मालाबार के नायक, मालाबार कहाँ है? पश्चिमी तट अर्थात केरला वाला हिस्सा। मालाबार के नायकों को और सुदूर दक्षिण के पोलीगारों को, यानी दक्षिणी हिस्सा को उसने विजित कर लिया। अर्थात उसने मैसूर राज्य को उत्तर में विस्तार दिया, पश्चिम में विस्तार दिया, केरला का समुद्री तट जो मालाबार के नायक हैं, और जो पोलीगार हैं वो दक्षिण में। तो उसने दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस बात से मराठे बहुत खिन्न थे। एक तो उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा मिलना बंद हो गया, जो चौथ के रूप में मिलता था। दूसरा, उनकी राज्य हैदर लगातार छीनता जा रहा था। उनका प्रभाव, वो दबदबा जिससे वो चौथ वसूलते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। आज हैदर ने कर देने से मना किया, कल निजाम देना बंद कर देगा। उसके बाद उत्तर भारत के राज्य क्षेत्र जब बंगाल थे कर देते थे, अलीवर्दी खां के बारे में मैंने बताया था, वो सब मना कर देंगे। तो अपनी साख के लिए उन्होंने हैदर को सबक सिखाने का मन लिया और मैसूर राज्य पर हमला कर दिया गया। हमला होता है 1764 में। हमला करने वाले पेशवा का नाम है पेशवा माधव राव। जितने भी शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए, हर उत्तराधिकारी, जितने पेशवा हुए, सारे पेशवा, सबको हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे और सब आपकी जबान पे याद हो जाएंगे। अभी केवल एक ही पेशवा का नाम आया तो ध्यान रखिए। 1764 में पेशवा माधव राव ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और सेवानूर का इलाका जीत लिया। दक्षिण में एक युद्ध हुआ, हल्ली बल्ली का युद्ध। हल्ली बल्ली के युद्ध में उसने हैदर को पराजित कर लिया। हैदर को मजबूरन संधि करना पड़ा। संधि में उसे खासा नुकसान हुआ। संधि में उसे कैश 32 लाख रुपया देना पड़ा, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, प्लस गुटी का क्षेत्र और सेवानूर का क्षेत्र, जो कि जिले हैं, 2 जिले उसे मराठों को देने पड़े। उत्तरी जिले थे, उत्तरी मराठों के प्रभाव वाले क्षेत्र के थे, तो ये 2 हिस्से मराठों ने छीन लिए। इस तरह हैदर की साख को थोड़ा सा डेंट लगा। आगे क्या हुआ? हैदर ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों को पराजित किया था। यह हैदर पहला व्यक्ति था। कैसे किया था अभी आंग्ल मैसूर संघर्ष में समझेंगे।
अब हैदर के शासन प्रशासन से दो काम की बातें निकाल कर देते हैं। हैदर हिंदू मुस्लिम नहीं करता था। अभी हाल में चुनाव हुआ तो भारत में तो आजकल एक नई व्यवस्था है, हिंदुओं का वोट एक तरफ कर दो, मुसलमानों का वोट एक तरफ कर दो। ध्रुवीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ध्रुवीकरण कहते हैं। सही कितना है, गलत करना है, ये डिबेट का विषय है। अभी हाल में जब पिछला कर्नाटक चुनाव हुआ तो हिंदू मुस्लिम खूब किया गया, टीपू सुल्तान का अपमान किया गया। टीपू सुल्तान तो हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं का बलात्कार करवाता था, ऐसा था वैसा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें। क्या हुआ अभी चर्चा करते हैं। लेकिन कुछ प्रमाण ये बताते हैं कि हैदर सांप्रदायिक व्यक्तित्व कदापि नहीं था। दो प्रमाण। पहला प्रमाण, हैदर अली का सलाहकार स्वयं एक हिंदू ब्राह्मण था, माधवराव। अब कहते हैं कि माधवराव नहीं, मैंने भी नाम बताया, खांडेराव, ठीक है, खांडेराव। दूसरा, हैदर ने अपने मंत्रालय में अनेकों हिंदू मंत्रियों को स्थान दिया था। प्लस जो वाडियार राजवंश एक हिंदू राजवंश था, उसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां थी। उसने किसी भी हिंदू देवी देवता की आकृति से छेड़छाड़ नहीं की, जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है। और हैदर ने एटलीस्ट अपने सिक्कों पर इस्लामिक चिन्ह प्रारंभ में बिल्कुल नहीं बनवाए, क्योंकि नया नया राजा बना था, छेड़छाड़ नहीं चाहता था। टीपू ने बनवाए। टीपू ने, हैदर की केवल बात कर, हैदर को समझिए। तो हैदर की गतिविधियों से हम उसे गैर सांप्रदायिक शासक कह सकते हैं और कहेंगे। हैदर के अधिकांश मंत्री हमें हिंदू मिलते हैं। उसने चामुंडेश्वरी नाम के हिंदू मंदिर के लिए दान भी दिया। यहां तक कि उसने सोने और जो तांबे के सिक्के थे उस पर शिव और पार्वती की आकृतियां जो पहले से अंकित थी, जो विष्णु और उसके गरुड़ जैसे पक्षी यानी वाहन के चित्र अंकित थे, उसमें उसने किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की और अपने शासनकाल के दौरान भी इन सिक्कों को उसने चलने दिया। ये प्रमाण बताते हैं कि हैदर एक गैर सांप्रदायिक व्यक्ति था। जो उस जमाने में कई राजा हुए, अनेकों मुस्लिम शासक आतताई हुए, हिंदू संस्कृति को बर्बाद किया, मंदिरों को तोड़ा, ये सत्य है। लेकिन बहुत से मुस्लिम शासक ऐसे मिले, मैंने बहमनी शासक में बताया आपको, बहमनी राजाओं में कई ऐसे राजा थे जिन्होंने हिंदू धर्म दर्शन का अध्ययन किया। उन्हें शंकराचार्य तक की उपाधि दी गई, बीजापुर के शासक को, संत अहमद को। तो ऐसे भी वर्णन मिलते हैं, अपवाद हैं, कम हैं, लेकिन थे। हैदर उनमें से एक है। अब हैदर के समय काल में जो घटनाएं घटती हैं, उसके बाद हैदर की मृत्यु हो जाती है और हैदर की मृत्यु होती है 1782 में। कैसे, अभी चर्चा करेंगे। जिस युद्ध में, पोर्टो नोवा के युद्ध में उसकी मृत्यु हुई, युद्ध स्थल पर ही उसके बेटे टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली और वो अंग्रेजों से अगले और 2 साल तक लड़ेगा। 1784 तक वो लड़ाई करता है, ठीक। फिर समझौता होता है। तो ये टीपू का जो परिचय में है उसके बारे में भी समझ ले, फिर आगे मैसूर युद्ध में चले जाएंगे, ठीक। फिर समझौता होता है। तो ये टीपू का जो परिचय में है उसके बारे में भी समझ ले, फिर आगे मैसूर युद्ध में चले जाएंगे। 1782 टू 1799 तक ये इसका शासनकाल है। किसका? टीपू सुल्तान का। 1782 में गद्दी पर बैठा और इसने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि भारत में पहली बार कौन धारण करता है? बाबर। बाबर से पहले बादशाह का कोई नाम आपको नहीं मिलेगा भारतीय उपमहाद्वीप में। टीपू को टीपू सुल्तान कहा जाता है। तो सुल्तान और बादशाह दोनों उपाधि थी। सुल्तान अरबी उपाधि है, इस्लामिक अरबी उपाधि है। राजा को सुल्तान कहा जाता है। मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत क्यों शब्द पड़ा। सुल्तान के राज्य को, यानी जिसे हम लोग हिंदी में राज्य बोलते हैं, अरबी भाषा में उसे सल्तनत कहते हैं, और जिसे हम राजा कहते हैं अरबी भाषा में उसे सुल्तान कहते हैं। तो दिल्ली को केंद्र बनाकर जिन सुल्तानों ने राज्य किया, उन सुल्तानों के राज्य को दिल्ली सल्तनत कह दिया गया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं मेडाइवल हिस्ट्री में। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पुराने वीडियोस को देखते रहें। अब टीपू सुल्तान भी था और टीपू ने बादशाह की उपाधि भी धारण की। तो कब ये उपाधि धारण की, सवाल पूछा गया। सुल्तान कब बना, नहीं पूछा गया। डे वन से वो सुल्तान था। 1782 में सुल्तान की उपाधि धारण कर चुका था, लेकिन 1787 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। अब वर्णन मिलता है कि टीपू ने आधुनिक कैलेंडर का इस्तेमाल किया। आधुनिक कैलेंडर क्या था? ग्रेगोरियन कैलेंडर।
यानी रोमन संस्कृति का वह कैलेंडर जिसमें साल के महीने 12 हों, और 12 महीनों में जब अंग्रेजी नाम होगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और हिंदी होगा तो चैत्र, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक जैसे नाम होंगे। लेकिन इसने अरबी नाम दिए महीनों के, ठीक। तो यहां लिखा है उसने आधुनिक कैलेंडर अपनाया तथा वर्ष एवं महीनों के नाम हिंदू नामों के स्थान पर या समान उसने अरबी नाम लिखवाए, ठीक। इस्लाम को मानता था, इस्लाम का जन्म अरब संस्कृति से हुआ, तो अपने को वहां से कनेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान अरबी संस्कृति के जितने करीब जाते हैं वो इस्लाम के उतने ही करीब खुद को महसूस करते हैं। मूल रीति रिवाजों को बहुत लोग फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे इस्लाम अलग अलग देशों में गया तो नई नई विचारधाराएं जुड़ती गई और इस्लाम के स्वरूप बदलते चले गए। भारत सरकार के अनुसार संसद में जो रिपोर्ट दी गई कि पूरी दुनिया में 72 प्रकार के समूह इस्लाम के हमें मिलते हैं, छोटे बड़े, जिन्हें फिरके की संज्ञा दी गई। तो 72 फिरकों की संज्ञा मिलती है, मूल रूप से 2 बड़ी शाखाओं में बढ़ गया जिन्हें शिया और सुन्नी कहा गया। तो उसने अपने को अरबी संस्कृति से कनेक्ट किया, एक बात मिलती है। दूसरा, उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए तथा नाप तोल के आधुनिक पैमाने अपनाए। नाप तोल के आधुनिक पैमाने क्या थे? उस समय जो यूरोपियन वेट्स इस्तेमाल हो रहे थे, अंग्रेजों पुर्तगालियों को आने थे, वो वजन उसने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, आधुनिक पैमाने हो गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं को उच्च पदों पर उसने भी नियुक्त किया। हमें 2 मंत्रियों के नाम मिलते हैं, जैसे पुरनिया और कृष्णा राव। तो पिता के समान टीपू सुल्तान ने भी हिंदू मंत्रियों को अपने मंत्री परिषद में जगह दी। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनिए। टीपू सुल्तान ने 1791 ईस्वी में मराठा आक्रमण के दौरान एक हिंदू मंदिर टूट गया था, और वो हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था दक्षिण भारत का श्रृंगेरी मठ। उसने टूटे हुए, यहां देखिए श्रृंगेरी टाइप नहीं हुआ, श्रृंगेरी के मंदिर को बनवाने के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दान दिया था। इस्लाम में मूर्ति पूजा काफिर कर्म है, वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, वो इतना धर्म सहिष्णु नहीं अकबर की तरह की वो अग्नि की पूजा करने लगा, हिंदू रीति रिवाज को सहयोग देने लगा ना। उसे आप धर्म सहिष्णु कहेंगे कि इस्लाम को मानने के साथ साथ अगर हिंदू भाई हिंदू धर्म के रीति रिवाज मानते हो तो मानने दो, और मैं राजा हूं, प्रजा से टैक्स लेता हूं, उसमें हिंदू भी हमें टैक्स देता है, तो हिंदुओं के हित के लिए जैसे हमने मुसलमानों के लिए जमीनें दी, मस्जिदें बनवाई, तो वो मंदिर भी बनवाएं, राज्य उन्हें सहयोग करेगा। और ये किसी इस्लामिक इतिहास की पुस्तक में नहीं है, ये साक्ष्य श्रृंगेरी मठ के दस्तावेज में दर्ज है। श्रृंगेरी मठ के दस्तावेज में है कि मैसूर और मराठों के बीच में लड़ाई हुई, इस दौरान संघर्ष हुआ और हमारा मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यह भी आरोप गलत है कि मराठों ने मंदिर तोड़ा। कुछ इतिहासकारों उसको ट्विस्ट करके लिखा है दिखाने के लिए कि एक मुसलमान शासक बहुत उदार है और एक हिंदू इतना बदमाश है कि हिंदू मंदिर ही तोड़ देता है। यह भी पूर्णतः गलत है। मैंने खूब ऑथेंटिक चीजें पढ़ी हैं, खूब ध्यान से और जिम्मेदारी से आपके बीच में कह रहा हूं। मराठों ने मंदिर तोड़ा नहीं था, लेकिन युद्ध के दौरान घटने वाली घटनाओं की वजह से कुछ क्षतिग्रस्तता विकसित हुई। इसमें न टीपू को दोष दिया गया है और न ही मराठों को। जब युद्ध का संघर्ष होता है, घोड़े भागते हैं, तोपें चल रही हैं, गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं, तीर से किसी ने, उस जमाने में मिसाइल की तरह तीर इस्तेमाल होते थे और टीपू इसके लिए बड़ा मशहूर था। हैदर के समय से ये लड़ाई शुरू हो गई थी। तीर के आगे बारूद बांध करके उसमें आग लगा करके तीर छोड़ दिया जाता था। जलता हुआ तीर जाकर किसी के शरीर से टकराता या किसी जगह पर गिरता तो उस बारूद में आग लग जाती और एक विस्फोट हो जाता। अगर किसी एक व्यक्ति को तीर मारा जाए तो लोहे के लोग बख्तर बंद पहना करते थे, तो तीर अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। लेकिन अगर ये बारूद वाला तीर जाकर शरीर से टकरा जाता था तो लोहे का बख्तरन पहनने के बावजूद जो बारूद का धमाका होता था उस झुलसन में लोग मर जाते थे, झुलस कर, और एक नहीं कई लोग आसपास मरते थे। तो ये तकनीक इस्तेमाल होती थी। तो ऐसे बारूद वाले तीर किसने चलाए? ताकि मराठों के पास ये शैली थी नहीं, ये तो केवल मैसूर इस्तेमाल करता था। तो आरोप लगाए जाते हैं, मैसूर पे भी आरोप लगाए जाते हैं, उस पर भी। लेकिन इतिहास में आपको हम इससे बचाते हैं, संवेदनशील थोड़ा बनाने के लिए, कि यहाँ पर युद्ध के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से मंदिर टूटा और उस मंदिर के लिए उसने दान दिया। शारदा देवी की मूर्ति मंगवाने के लिए भी पैसा दिया। हिंदू धर्म में जब कोई मूर्ति क्रैक कर जाती है तो पूजा में नहीं रखी जाती, इसे बोलते खंडित मूर्ति, तो हटा दी जाती है। नई मूर्ति को रखते, पुनर्प्रतिष्ठित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है।
इस सब काम के लिए उसने सहयोग दिया। और तो और जो सबसे बड़ा उसके धर्म सहिष्णुता शब्द पे गौर करिएगा, मैं धर्मनिरपेक्षता नहीं बोल रहा हूं, वो धर्मनिरपेक्ष शासक नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष को कहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका मतलब है उसका कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार अपनाए। जब हम राज्य के प्रति कहते हैं तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार अपनाए। जैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष तो नहीं, टेक्निकली टर्म है पंथ निरपेक्ष। दोनों में अंतर क्या होता है पॉलिटिक्स क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना कि पंथ निरपेक्ष जो संविधान में लिखा है, जिसको आज धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है कॉमनली, इसका मतलब भारत का, भारत देश का, भारत की सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी। जबकि हमारे देश से टुकड़ा होकर जो देश अलग हुआ पाकिस्तान, जो देश बाद में अलग हुआ बांग्लादेश, इन दोनों देश का अपना धर्म है, इस्लाम उनका राजकीय धर्म है, तो वो इस्लाम को संरक्षण देंगे। ये नहीं लिखा है कि इस्लाम को संरक्षण देंगे तो दूसरे को मार देंगे। बांग्लादेश में उतनी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं गैर मुसलमानों के साथ जितनी पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, और आजकल तो ज्यादा बढ़ गया है। तो भारत में इस समय के दौर में हम कहेंगे कि वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, वो धर्म सहिष्णु। दोनों में अंतर क्या होता है? जब धर्म निरपेक्ष कहते हैं तो व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष या देश विशेष का कोई धर्म नहीं होगा। उसका धर्म था, वो मानता भी था, पालन भी करता था और शासन प्रशासन में उसकी भूमिका भी थी। लेकिन धर्म सहिष्णु उसे कहते हैं जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों को भी बर्दाश्त करे, फलने फूलने दे। क्या भाई तुम अपने तरीके से अपनी पूजा पाठ करो, हम अपने तरीके से करेंगे। ये धर्म सहिष्णुता की स्थिति होती है। गॉट इट? दो शब्द हमने बताए, धर्म सहिष्णु और धर्म निरपेक्षता। अब यहां आते हैं तीसरी जो सबसे बड़े प्रमाण मिलते हैं कि श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्री रंगनाथ नरसिंह, विष्णु का नाम है वहां पे, अथवा गंगाधारेश्वर का एक मंदिर है। जिस श्रीरंगपट्टनम की राजधानी में वो किले में रहता था, उस किले के अंदर एक हिंदू मंदिर है। उसने अपने पूरे शासनकाल के दौरान हिंदू मंदिर की पूजा रुकने नहीं दी। 5 बजे सुबह अजान भी होती थी, सुबह मंदिर के घड़े घंटाल भी बजते थे, बस आपस में लोग समझौता कर लेते थे। अजान के लिए हार्डली घड़ी देखिएगा कभी तो 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता, वही मैंने ज्यादा बता दिया। तो 10 मिनट के लिए हमारे यहाँ जो सुबह की पूजा होती है उसमें फिक्स टाइम नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का एक लंबा समय होता है जो 1.5 से 2 घंटे का, हम कभी भी पूजा कर सकते हैं। इसलिए दोनों पक्ष बड़ी आसानी से, मस्जिद में अजान भी होती थी और पूजा भी होती, उसने कभी पूजा को रोका नहीं। ये बात भी हमें प्रमाण में मिलती है। उसने मंदिर की पूजा में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। खासकर उसके किले के अंदर ये हिंदू मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर और किला वाडियार राजवंश का था, वो हिंदू राजा थे, उन्होंने अपने किले के अंदर मंदिर बनवाया था। इसने मस्जिद भी बनवाया है। तो ये दोनों ही पूजा स्थल हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, अब अगला सवाल कि जो कर्नाटक के चुनाव में प्रमाण दिया वहां की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, और उसमें टीपू को देश का नायक बताने की जगह पर देश का विरोधी बताने की कोशिश की जाती है। अगर भारत में, उत्तर भारत में नाना साहब ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत को उसी समय आजादी दिलाने की कोशिश की जिसमें वो असफल रहे, तो वही प्रयास टीपू ने भी किया। टीपू ने भी अंग्रेजों को भगाने के लिए उतनी ही लड़ाई लड़ी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे क्लास में पढ़ते समय ना आप हिंदू हैं ना आप मुसलमान हैं, न सिख न ईसाई न उत्तर भारतीय न दक्षिण भारतीय। मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं, अगर प्रशासक बनना है देन यू आर ओनली एंड ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, नथिंग एल्स। उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहां तक कि जेंडर वाइज भी आप अपने को सिर्फ नागरिक माने, पुरुष और स्त्री भी ना माने, क्योंकि आपका संविधान न पुरुष स्त्री में भेद करता है, न जाति में, न धर्म में, न रंग में, न अमीरी और गरीबी में। जब इस तरह का आप न्यूट्रल व्यक्तित्व बनकर कमीशन में जाओगे तभी आपको नंबर मिलेगा। और इतिहास में जहां गलत होगा, जहां इस्लाम में नुकसान पहुंचाया भारतीय सभ्यता संस्कृति को, वहां इस्लाम की आलोचना भी होगी। वो तब मुसलमान बच्चों को बुरा लगता है। और जब हम हिंदुओं के बारे में ऐसा कहते हैं तो कहते हैं सर आप तो बिल्कुल नेताओं वाली बात बोलने लगे, आपको कौन सा वोट लेना है। इतिहास में बड़ी कमाल की चीज है, अगर ईमानदार रहते हैं तो इतिहास एंजॉय करेंगे। अगर आप इतिहास में बायस्ड हैं, पूर्वाग्रह से युक्त हैं, तो फ्रस्ट्रेट होंगे। कर तो आप वैसे भी कुछ नहीं पाएंगे, तो आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होकर रह जाएंगे। सो मेरे हिसाब से एक अच्छा सिटीजन बन करके चीजों को समझिए। हाँ, इसके समय में कुछ दुर्घटनाएं हुई जिसमें हिंदू बस्तियों को लूट लिया गया। उस जमाने में हिंदू या मुसलमान किसी को भी लूट कर गुलाम बना लेना ये बड़ी आम बात थी। उस जमाने को तो छोड़ दीजिए, अभी आपने लास्ट घटना देखी, तालिबान ने अपने ही मुस्लिम भाई बहनों को कब्जा किया,
एक व्यक्ति को कार में बिठाकर सिर्फ इसलिए गला काट दिया कि वो कॉमेडी करता था। बोले ये कोई काम होता है? तुम हंसी मजाक उड़ाते हो, दाढ़ी की हंसी मजाक उड़ाते हो, सुन्नत है हमारी, तुम उसकी दाढ़ी मजाक कैसे उड़ाते हो? कॉमेडी करके वो आदमी अपने 2 वक्त का पेट पालता था, उसे कत्ल कर दिया गया। कई महिलाओं को सरेआम, लड़कों को, लड़कियों को उनके पैर काट डाले गए। इन्हीं पैरों से चल के बाजार घूमने गई थी, बिना हस्बैंड के, बिना पति के, बिना भाई के, और 70 से 75 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। तो ये जो चीज है कि अपने उसमें जो जिस पर मैं जिक्र करना चाह रहा था, एक छोटी बच्ची जो मात्र 12 या 14 साल की है, उसे एक अफगान लड़ाका घर से जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा है। पब्लिकली आपको ये मैसेज मिलेगा, पूरी दुनिया में है, आप अगर आंख बंद कर लें तो बात अलग है, कि उन्होंने फरमान जारी किया है कि जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं, विधवाएं हैं, उनका विवाह तालिबान के लड़ाकों से कर दिया जाए। ये आदेश पारित किया गया है। और जिला जज जो होता है उसे काजी कहते हैं, तो जिला काजी और प्रत्येक मस्जिद के मौलवी को कहा गया है कि आप सूची बनाएं कि आपके मोहल्ले में कितनी कुंवारी लड़कियां और विधवाएं हैं, उनकी लिस्ट भेजिए तालिबान ऑफिस में और वहां से लड़कों की शादी कराइए। क्योंकि इन लड़ाकों को जो 72 हूर का लालच देकर अपने लिए लड़वाया जाता है, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं अब डाउट होने लगा है। तो उन्हें इसी जिंदगी में, और चाहे ISIS हो, तालिबान हो, अलकायदा हो, ये सेक्स स्लेव आज भी लोगों को बनाते हैं। आज भी लोगों को सेक्स के लिए वो गुलाम बनाते हैं और एक एक महिलाओं के साथ सैकड़ों लोग इंटरकोर्स करते हैं। और ये सब इंटरनेशनल मीडिया में आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस दौर में भी क्या हुआ कि बहुत सारे इनके सेनापति और सैनिक पदाधिकारी हिंदू बस्तियों को लूट लेते हैं। मैंने कहा ना, मुसलमान मुस्लिम बस्तियों को भी लूटते हैं, क्योंकि वो एक अलग समूह है जो इस बात की परवाह नहीं करता। वही समूह मैं बता रहा हूं। क्या भारत का मुसलमान ऐसा सोचता है? आम मुसलमान कदापि ऐसा नहीं सोचता। लेकिन अफगानिस्तान का मुसलमान ऐसा सोचता है, सीरिया का ISIS वाला जो मुसलमान वो ऐसा सोचता है। तो सभी को आप एक कॉमन कैटेगरी में नहीं रख सकते। जिस तरह सभी हिंदू एक जैसा नहीं सोचते, ऐसा सभी मुसलमान एक जैसा नहीं सोचते। इस दौर में टीपू सुल्तान के समय में कई हिंदू धर्मस्थलों को क्षतिग्रस्त किया गया, ये सत्य है, पुरातात्विक प्रमाण है, दस्तावेज हैं जिसमें कई हिंदू बस्तियों को आग लगाया गया, बलात्कार किया गया। लेकिन एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिलता जिसमें यह प्रमाणित हो कि टीपू सुल्तान ने ऐसा करने का आदेश दिया हो। हाँ, कुछ लोगों ने जब ऐसा किया तो टीपू सुल्तान ने उन्हें कड़ा दंड दिया है, इसका प्रमाण है। तो ऐसा लगता है कि टीपू सुल्तान चाहता नहीं था, जाने अनजाने हुआ। लेकिन कुछ सेनापति इतने महत्वपूर्ण होते कि आप उन्हें खोना नहीं चाहते। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, वर्तमान सरकार में अमित शाह का कद आप सभी को पता है। अगर भाजपा पार्टी को अमित शाह को हटाना पड़े तो कोई हटाना चाहेगा? अगर उनसे कोई गलती अनजाने में हो जाए, संभावित नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो कोई हटाना चाहेगा? कोई JP नड्डा को हटाना चाहेगा? नहीं, क्योंकि उसके बिना फिर भाजपा बचेगी कहां? एक अकेले मोदी जी क्या कर पाएंगे? तो 4 शख्स को आप भाजपा से हटा दीजिए। इमेजिन करिए, मोदी जी को, राजनाथ जी को, अमित शाह जी को, JP नड्डा जी को, तो भाजपा कहीं टिक पाएगी? केंद्र में सरकार बनाना तो दूर, प्रदेशों में सरकार बचा ले बहुत बड़ी बात है। तो उस दौर में भी ऐसा होता था, क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बहुत से अच्छे सेनापति थे जिन्हें खोने का रिस्क कोई राजा नहीं उठा सकता था, इसलिए उनकी गलतियों को माफ किया जाता था। और ये गलतियां टीपू के समय में हुई हैं। कई जगह जानने के बावजूद उसने आंख बंद किया है, इसी बात का उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन ये प्रमाण भी हैं जो बताते हैं, काट्य प्रमाण, कि बेसिकली वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। चले साहब, अब 1-2 और फैक्ट हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। उसके 2 पुत्रों के नाम मिलेंगे, अब्दुल खलीक 8 वर्ष का और मुइजुद्दीन है 5 वर्ष का। अब बात करते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष की। जो आंग्ल मैसूर संघर्ष था वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या खासियत थी, अब ध्यान से सुनिए। चतुर्चरणीय संघर्ष था। मैसूर राज्य और अंग्रेजी राज्य के बीच में 4 चरणों में संघर्ष हुआ। इसकी कारण और परिस्थितियां क्या थी, जरा उसे हम बताते चलते हैं। ठीक है, पहला हैदर की महत्वाकांक्षा। हैदर की महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब वो एक्सपेंशनिस्ट था, वो अपने इंपीरियलिज्म का एक्सपेंशन करना चाहता था, ये उसकी महत्वाकांक्षा थी, डिजायर थी, उसकी इच्छा थी। वो चाहता था साम्राज्य का विस्तार हो। अब साम्राज्य विस्तार को हम यहीं पर छोटा सा एक मैप बना लेते हैं, क्योंकि बार बार हम दूसरे पेज पर जाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो यहीं पर हम एक छोटा सा मैप बनाकर चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो हिस्सा है ये मैसूर राज्य का हिस्सा है।
मैसूर राज्य की जो राजधानी है वो है मैसूर। ठीक, अब मैसूर राज्य के पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं। मणोसी राज्य के पूरब में यहां पर है मद्रास, ये है अंग्रेज। ठीक, इन्हीं के पड़ोस में ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है निजाम, इनकी राजधानी है हैदराबाद। ये मैंने बताया आपको कि ये जो हिस्सा है ये अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है, बंगाल का क्षेत्र। इसकी राजधानी है कलकत्ता। ये पुनः ये क्षेत्र अंग्रेजों का, ये पुनः अंग्रेजों का। इन्हें ब्लैक ही कर देते हैं तो आप मल्टी कलर से कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हिस्सा अंग्रेजों का। अब एक और क्षेत्र है, ये जो हिस्सा है बॉर्डर पे, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, ये किनका है? ये हिस्सा है मराठों का। ठीक, मराठों में अब 5 क्षेत्रीय शक्तियां बढ़ चुकी हैं, तो उन 5 क्षेत्रीय शक्तियों को भी हम आइडेंटिफाई करा देते हैं। ये हिस्सा गायकवाड़ नाम के मराठा राजवंश के कब्जे में होगा। ये मैंने ग्रे कलर यहां पर आपको दिखाया, ये गायकवाड़ राजवंश का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा पेशवा के कब्जे में रहता था। ये पेशवा के कंट्रोल का हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है पीले रंग का, ये भोसले नाम के मराठा सरदार के कब्जे में था। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो मैंने डॉटेड डॉटेड बना दिया, ये सिंधिया नाम के मराठा राजवंश के कब्जे में था, जिनके उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज आपके सामने। और जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने क्रॉस कर दिया है, ये हिस्सा होलकर नाम के राजवंश के कब्जे में था। इसमें भारत में सबसे बड़ी शक्ति मराठा थे, सबसे बड़ी शक्ति, दुर्दमनी, किसी से डरते नहीं थे। पूरब में बंगाल तक को थ्रेट देते थे, उत्तर में राजपूताना और सिखों को थ्रेट देते थे, आए दिन दिल्ली पे हमला कर देते थे। इनके बारे में कल विशेष पढ़िएगा। अब इस हरे रंग पे हम लोग फोकस कर जाएं, जो हैदर है। हैदर ने क्या किया? हैदर ग्रीन कलर से है तो इसको ग्रीन ले लेते हैं। हैदर ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उत्तर भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया, दक्षिण भारत में उत्तर की तरफ, तो इससे मराठों को थ्रेट मिला। दूसरा, उसने पूरब में और उत्तर पूरब की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो यहां थ्रेट मिला निजाम को। यहां पर कर्नाटक राज्य भी है, ओवरलैप करता, कुछ इलाके में कर्नाटक राज्य के नवाब का कब्जा है, कुछ में हैदर का कब्जा है, तो ये मिक्स ओवरलैप है। ये जो हिस्सा है ये यहां पर एक और राज्य, जिसे हम कर्नाटक कहेंगे, इसे हम ले लेते हैं, चलिए एक अलग कलर ले लेते हैं तो हम शायद थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकें। ये कर्नाटक राज्य था। तो कर्नाटक, निजाम और हैदर के बीच में सीमा को लेकर विवाद था। हैदर बड़ी तीव्र गति से पूरब बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों को भी उससे डर सताने लगा। ये समझिए थोड़ा, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर इसलिए सताया कि अभी अभी उन्होंने, यहां पर थे पांडिचेरी, ये है फ्रांसीसी, यहां पर है फ्रांस। कितनी जटिल स्थिति है समझिए थोड़ा। फ्रांसीसी यहां पुडुचेरी में है, पांडिचेरी में। अभी अभी 1760 के वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, और 1763 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पेरिस में संधि की और कहा देखो तुम लोग हमसे लड़ाई नहीं करोगे तब तुम्हारा इलाका तुमको दे देंगे। पांडिचेरी लौटा दिया, उनकी फैक्ट्रीज लौटा दी, इस शर्त के साथ कि अब किलेबंदी नहीं करेंगे। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जो नए हैं वो वहां से देख लेंगे। अब अंग्रेजों ने थ्रेट महसूस किया, निजाम ने थ्रेट महसूस किया और मराठों ने थ्रेट महसूस किया, तो आपको नहीं लगता ये सब एकजुट हो जाएंगे? और यही हुआ। हैदर अली की महत्वाकांक्षा के बाद दूसरा कारण था त्रिगुट का निर्माण। त्रिगुट का निर्माण, इस त्रिगुट में थे अंग्रेज,
मराठे और निजाम, सबके इंटरेस्ट से सब हैदर से घबरा रहे थे, सब एकजुट हो गए। अब ऐसी परिस्थिति में लड़ाई छिड़नी थी, लेकिन तात्कालिक कारण क्या बनेगा इसकी चिंता। हैदर ने इस त्रिगुट को तोड़ने के लिए दो काम किए। हैदर ने इसको तोड़ने के लिए, आपसे पूछेगा कि आंग्ल मैसूर संघर्ष का तात्कालिक कारण, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इतिहास में। 1857 हुआ, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक बहुत सारे कारण हैं। तात्कालिक कारण क्या था, आपसे पूछता था, तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण है हैदर प्लस फ्रांसीसियों का संगठन। हैदर को फ्रांसीसी पहले से सहयोग कर रहे थे, जब वो नया पदाधिकारी फौजदार बना था, उसकी सेना को प्रशिक्षित कर रहे थे पाश्चात्य पद्धति में, गोला बारूद हथियार ला करके देते थे उसे यूरोप से, बदले में पैसा लेते थे। इस प्रकार वो अंग्रेजों के खिलाफ एक भारतीय शक्ति को प्रोवोक कर रहे थे, ऐसा अंग्रेजों ने आरोप लगाया अपनी इतिहास की पुस्तक में कि फ्रांसीसी खुद तो हार गए, तो उन्होंने भारतीय राजाओं के कंधे पे बंदूक रख के हम पर चलाना शुरू किया, हमने उन्हें भी हराया। तो ये था तात्कालिक कारण। इसके परिणाम स्वरूप लड़ाइयां शुरू हुई। तो घटनाक्रम 4 चरण में हुए, 4 चरणी यहां से लड़ाई शुरू हुई। इस 4 चरणी लड़ाई में हम बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण की लड़ाई हुई 1767 टू 1769 में। हैदर ने क्या किया, हैदर ने बड़ा ही स्मार्ट मूव लिया। क्या किया, गौर से सुनिए। 1759 से हैदर ने मराठों को टैक्स देना बंद कर दिया था कि चौथ नहीं देंगे, जाओ, जब वो सेनापति भी नहीं था। अब मराठे अंग्रेजों का साथ लेकर अब भारत में हैदर को परेशान करने के लिए उत्तर से बड़ी तीव्र गति से सेना लेकर वो जमावड़ा करने लगे। तो मराठे जो है अब यहां पर सैनिक जमावड़ा करने के लगे। अच्छा, अंग्रेजों ने अब निजाम को कहा कि तुम भी अपनी सेना लेके पहुंचो, और साथ में अंग्रेज भी अपनी सेना लेकर पहुंचने की तैयारी करने लगे। हैदर ने स्मार्ट मूव क्या लिया, उसने मराठों को एक संदेशवाहक भेजा कि हुजूर आप बहुत दिन से अपना टैक्स नहीं ले गए हैं, आपका चौथ बाकी है, मेरे हिसाब से करीब 35 लाख रुपया होता है, क्यों नहीं आप आकर के अपना टैक्स ले जाते। मराठों को लगा ये बड़ा अच्छा है, लड़ेंगे पता नहीं जीतेंगे हारेंगे, और बिना लड़े, बिना खून खराबा, बिना एक भी आदमी की जान गए हमें 35 लाख रुपया मिलना जाता क्या है। हैदर ने बुलवाया, 18 लाख रुपया राजकोष से कैश दिया, और कोलार नाम का अपना एक जिला मराठों को दे दिया। बोले यहां से हर साल आप टैक्स लेते रहिएगा, बार बार आप चौथ मांगने मत आइए, हम अपना एक जिला ही आपको दे देते हैं, जितना आप चौथ ले जाते हैं उतनी आय यहां से हो जाती है, आप ले लीजिए इसको। मराठे खुश हो गए, और मराठे खुश होकर के उन्होंने त्रिगुट से अपने को बाहर कर लिया। अब निजाम और अंग्रेज अकेले पड़ गए। निजाम को भी युद्ध से अलग करने के लिए उसने एक ऐसा मध्यस्थ चुना जो हैदर के पक्ष का भी रिश्तेदार निकला और उनका भी रिश्तेदार निकला, और कहते हैं कि इस्लामिक ब्रदरहुड के आधार पर हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, काफिरों की मदद क्यों कर रहे हैं। कई तरह के अलग अलग स्रोत हैं, सिर्फ इतना कि यहां भी हैदर ने कूटनीति से काम लिया, और निजाम को भी अंततः, हालांकि युद्ध छिड़ चुका था 1767 में, युद्ध छिड़ चुका था, लेकिन निजाम को समझा बुझा करके उनके सेनापतियों को इस युद्ध से अलग रखने के लिए वह सफल रहा। अब पड़ गए अंग्रेज अकेले। उसने आगे बढ़ करके 1769 में मद्रास का घेरा डाल दिया, और अंग्रेज जो कहते थे कि पूरी दुनिया में ब्रिटानिया सरकार का झंडा कभी झुका नहीं है, पूरी दुनिया में ब्रिटानिया सूरज कभी डूबा नहीं है, ये उनके स्लोगन हैं। आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो उनका स्लोगन है कि पूरी दुनिया में हमारा जो यूनियन जैक है वो कभी उतारा नहीं गया, जब चढ़ गया तो चढ़ गया, झंडा कभी झुकता नहीं हमारा सूरज सिर्फ उगता है, डूबता नहीं है। एक छोटे से अदने से राजा ने इनके मुख्यालय पे चढ़कर इन्हें घेर लिया, इन्होंने सफेद झंडे दिखाए, माफी मांगी,
और जाकर के एक समझौता हुआ। इस समझौते को मद्रास की संधि कहते हैं, मद्रास की संधि कहते हैं। कब हुआ? 1769 में हुआ। हैदर ने न सिर्फ युद्ध में हराया, युद्ध हर जाना लिया, बल्कि प्रतिरक्षात्मक संधि भी की। तो मद्रास की संधि क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया। प्रतिरक्षात्मक संधि क्या मतलब है? ध्यान से सुनिए, बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। मद्रास की संधि में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के युद्धबंदी लौटा दिए, एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए, एक दूसरे पर आइंदा आक्रमण नहीं करेंगे वादा किया, एक दूसरे के ऊपर अगर कोई तीसरी शक्ति हमला करेगी तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यही थी प्रतिरक्षात्मक संधि। अर्थात हैदर ने एक तीर से कई शिकार किए। अंग्रेज जो अपने को सर्वशक्तिशाली बोलते थे, घुटने के बल बिठा लिया। पहली बार अंग्रेज जो अब तक सबसे युद्ध हर्जाना लेते फिरते थे, उनसे युद्ध हर्जाना ले लिया। तीसरी चीज, सारे जीते हुए पॉइंट्स वापस प्राप्त कर लिए जो अंग्रेज थोड़े बहुत क्षेत्र इनसे जीत पाए थे। अपने युद्धबंदी जो अंग्रेजों के हाथ लगे थे वो वापस ले लिए, और ये वादा लिया कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, रिटन पेपर पे है ये। प्लस अंग्रेजों ने ये वादा किया कि अगर आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका दोस्त, और मुझ पर कोई हमला करेगा तो आप हमारे दोस्त बनेंगे। इसी को प्रतिरक्षात्मक संधि कहा जाता है। इसलिए इस लाइन पे हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि दूसरी लड़ाई इसी को न मानने की वजह से होती है। बहुत से टीचर इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझा पाते कि द्वितीय चरणीय लड़ाई फिर छिड़ी क्यों। चलिए साहब, द्वितीय चरण की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये 1782-84 के बीच में होगी। अब हैदर ने स्मार्ट मूव लिया, उसने निजाम से दोस्ती कर ली, मराठों से दोस्ती कर ली और एक त्रिगुट बना लिया। मराठों से दोस्ती कर ली, निजाम से दोस्ती कर ली और अंग्रेजों के खिलाफ एक त्रिगुट बना लिया। फ्रांसीसी उसके परम मित्र पहले से थे, अभी भी, और युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो गई। कई चरणों में युद्ध हुआ। सिर्फ इतना समझिए कि अंग्रेजों ने मराठों को 1782 में अलग किया है। यहां देखिएगा 1780 है ना, मूव आता है इस युद्ध में। जो घटना इंपॉर्टेंट है, 1782 से 1782 तक हैदर हावी रहता है इस युद्ध में। 1782 में अंग्रेजों ने बड़ी चाल चली, उन्होंने उत्तर में बंगाल से एक सेना भेजी। इस मैप में देखिएगा तो अब समझ में आएगा। इस मैप में देखिए, उन्होंने बंगाल से एक सेना भेजी इस रास्ते से। अवध उनका मित्र राष्ट्र था। अवध से घुसकर ये सेना सिंधिया के राज्य पर हमला करती है और सिंधिया की राजधानी तक पहुंचने लगती है। सिंधिया उसमें पेशवा का सबसे करीबी था, क्योंकि इस समय जो पेशवा था वो एक बच्चा था, बालक था, और मराठा राज्य को 12 सेनापति मिलकर चलाते थे। इसे 12 भाई परिषद कहा जाता था। उसमें एक व्यक्ति सिंधिया भी था, एक नाना फडणवीस भी थे। नाना फडणवीस के समझा बुझाकर सिंधिया ने अंग्रेजों से संधि कर लेने का दबाव बनाया, क्योंकि वो अपना राज्य बचाना चाहता था। अंग्रेज उसका राज्य जब चाहते हड़प लेते। तो 1782 ईस्वी में 1782 में एक संधि होती है, सालबाई की संधि। मराठा पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्यों हुई थी, अभी केवल याद रखिए सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि के बाद पेशवा ने अब हैदर का पक्ष त्याग देने के लिए अंग्रेजों से संधि कर ली, और अंग्रेजों ने कहा अब हम आप दोस्त हो गए। 1782 से अगले 20 वर्ष तक अंग्रेज मराठा अंग्रेजी भाई भाई, मराठा अंग्रेजी भाई भाई करेंगे, और जब मैसूर को साफ कर देंगे तो अगला ही हमला मराठों पर होता है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम भारतीय राजनीतिक शक्ति अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े होते तो अंग्रेज कभी हमें गुलाम नहीं बना पाते। अंग्रेजों में इतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि हम बटे थे, हम आपस में लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। चलिए साहब, आगे बात करते हैं। द्वितीय चरणीय युद्ध, जहां से सवाल हमारे लिए बनेगा। द्वितीय चरणीय युद्ध शुरू हुआ 1780 में। 1782 तक आते आते मराठों ने हैदर का साथ छोड़ दिया। निजाम को गुंटूर का लालच देकर अंग्रेजों ने निजाम को भी अलग कर लिया, और 1782 ईस्वी में पोर्टो नोवा के मैदान में हैदर को घेर लिया। स्थान का नाम आपसे पूछा गया है। पोर्टो नोवा के मैदान में हैदर को घेर लिया, और इसी युद्ध में
अंततः 4 दिसंबर 1782 ईस्वी को वो युद्ध में घायल होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पोर्टो नोवा के युद्ध में 1782 में हैदर अली की मौत होती है और हैदर अली के बाद उसका बेटा उसी युद्ध क्षेत्र में नया सुल्तान अपने को घोषित करता है, राज्याभिषेक कराता है, युद्ध को आगे बढ़ा देता है। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि मैसूर की ताकत के पीछे फ्रांसीसी शक्तियां हैं। उन्होंने यूरोप में फ्रांसीसियों पर दबाव डाल करके वहां एक संधि की और भारत के फ्रांसीसी अब टीपू का पक्ष छोड़कर अलग हो गए। 1784 तक आते आते 4 साल की लड़ाई हो चुकी थी। अंग्रेजों के भी रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, टीपू के भी रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। लिहाजा दोनों पक्षों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक संधि और समझौता कर लिया और इसी संधि और समझौते को नाम दिया गया मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि हुई कब हुई? 1784 में हुई। क्या हुआ? दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए, दोनों ने एक दूसरे की युद्धबंदी लौटा दिए, दोनों ने एक दूसरे पर हमला न करने की शपथ ली, दोनों ने किसी तीसरे भारतीय राज्य की लड़ाई में एक दूसरे के विरुद्ध न जाने का वचन दिया। पिछली बार था कि एक दूसरे में तो कोई हमला करेगा तो करेंगे, इस बार ये कहा कि नहीं, हमला की बात छोड़िए, हम एक दूसरे के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। और टीपू को कहा कि आप गुंटूर जीत लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। उधर निजाम को भी गुंटूर बोल के गुंटूर का ही लॉलीपॉप दिखा करके निजाम को अलग किया गया था। अब एक गुंटूर, एक अनार, 2 बीमार। अगली लड़ाई इसी पर छिड़ेगी। द्वितीय चरण के युद्ध तक आते आते मैसूर कमजोर दिखने लगा था। हालांकि दोनों बराबरी पर समझौता करते हैं। तीसरे चरण की लड़ाई होती है, तृतीय चरण की लड़ाई होती है। इसका टाइम है 1792। कारण अंग्रेजों ने फिर से त्रिगुट बनाया। सालबाई की संधि से अंग्रेज मराठे मित्र बन चुके थे, तो मराठे अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हो गए। निजाम हमेशा से अंग्रेजों के साथ था, फिर से खड़ा हो गया। अंग्रेज, निजाम और मराठे तीनों संधि करते हैं। इस बार एक दिमागदार गवर्नर जनरल अंग्रेजों के रूप में भारत में था, जिसका नाम मिलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसने एक ऐसी संधि में इन दोनों को बांधा, क्योंकि उसे पता था कि पहले ये लोग हमसे जुड़े और बाद में हमें छोड़ दिया, इसीलिए मद्रास की संधि करनी पड़ी। उसने कहा त्रिगुट हम बनाएंगे, त्रिगुट में जिन शर्तों पर समझौता होगा, लास्ट तक युद्ध में आप टिके रहेंगे, तभी आपको वो बेनिफिट होगा। और एक सिंपल फॉर्मूला बनाया गया कि मैसूर को हराने के बाद जो कुछ भी हमें मिलेगा हम बराबर बराबर आपस में बांट लेंगे। मराठे भी खुश, निजाम भी खुश और अंग्रेज भी खुश, क्योंकि तीनों अकेले टीपू को भी नहीं हरा सकते थे, इसीलिए तीनों एकजुट होने के लिए मजबूर हो गए। इस दौरान टीपू को यह बात पता लगी, तो टीपू ने भी अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ वैश्विक मदद की मांग की। उसने फ्रांस अपने राजदूत भेजे। उसने कुस्तुनतुनिया, जिसे आज तुर्की राज्य कहते हैं, वहां कुस्तुनतुनिया राज्य था, उसने कुस्तुनतुनिया राज्य में अपने समर्थक भेजे, राजदूत भेजे। उसने रोम अपने राजदूत भेजे। अरब देशों में जो मुस्लिम राजा थे उनके यहाँ अपनी मदद मांगने के लिए भेजा। मॉरिशस में अपने राजदूत भेजे। यहाँ तक कि खुद निरंकुश राजा था, लेकिन इसी समय फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी। ध्यान से सुनिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का यहाँ जिक्र करना जरूरी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। फ्रांसीसी क्रांति होती है, उसका टाइम है 1789 टू 1799 और ये युद्ध देखिए 1790-92 है, यानी इसी दौरान। ये क्रांति कैसी थी? निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया था और राजा को गद्दी से उतार दिया गया। 92 तक आते आते राजा का कत्ल कर दिया गया और जनता ने अपने बीच से अपना प्रतिनिधि चुन लिया, अर्थात हमारा रिपब्लिक सिस्टम यानी गणतंत्र की स्थापना हो गई। गणतंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष यानी स्टेट हेड इलेक्टेड होता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। इंग्लिश में रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र क्या है? जहां जनता अपनी सरकार चुने वो लोकतंत्र, जहां राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष इलेक्टेड हो वो गणतंत्र। हमारे देश में लोकतांत्रिक गणतंत्र है। आपका देश लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य है जो संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, जो संविधान के आधार पर चलता है। पॉलिटी जब कभी टीचर आपको पढ़ाएंगे तो सब चर्चा वहां पर होगी।
इस दौरान चूंकि राजा का कत्ल हो गया था, राजा की निरंकुशता कारण ही जनता ने उसे कत्ल कर दिया था, तो अब नागरिकों की सत्ता थी। आप सुनिएगा, इस समय हैदर ने अपना प्रोफाइल बादशाह खत्म कर दिया, सुल्तान खत्म कर दिया और स्वयं नागरिक टीपू अपने को कहने लगा, सिर्फ इसलिए कि फ्रांसीसी समर्थन दें। उसने स्वयं को नागरिक टीपू कहा। नागरिक टीपू उसने कब कहा? फ्रांसीसी मदद के लिए कहा, एक काम। दूसरा, उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया। किसकी स्वतंत्रता का? फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता का प्रतीक उसने अपने एक वृक्ष लगाया। अच्छा, जिस गुट ने फ्रांस में विद्रोह किया था, जिस गुट ने विद्रोह किया था, उसमें दो प्रमुख वर्ग देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें एक था जिरोंदिस्ट और दूसरे समूह के साथ ये जुड़ गया। तो कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपने समय में, जब हम टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो मैंने पॉइंट शायद लिखवा दिया होगा आपको, अगर इसमें नहीं लिखा है तो फिर मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। हाँ, यहाँ देखिए, टीपू ने जिरोंदिस की बजाय अपने को जैकोबिन क्लब का सदस्य बताया, फ्रांसीसी राज्य क्रांति, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में विद्रोह किया था। दो प्रमुख लोगों ने दो प्रमुख संगठनों ने विद्रोह किया था, जिरोंदिस और जैकोबिन्स। जैकोबिन इस समय प्रभाव में थे, इसलिए वो जैकोबिन क्लब का अपने को सदस्य बना देता है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगा देता है और उस क्रांति से प्रेरित होकर खुद को नागरिक टीपू कहता है। ये सिर्फ इसलिए किया कि अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से उसे मदद मिल सके। उसे पता था कि फ्रांसीसी अंग्रेजों को टक्कर देने लायक हथियार, गोला बारूद हमें दे सकते हैं, बाकी हमारी सेना लड़ लेगी। इस प्रकार हम बात करते हैं तृतीय संघर्ष की परिस्थितियों की। अब अंग्रेज त्रिगुट बना चुके हैं, त्रिगुट के साथ अंग्रेज त्रिगुट बना चुके हैं और त्रिगुट के साथ वो लड़ाई करते हैं। कॉर्नवालिस खुद सेना का नेतृत्व करने दक्षिण भारत पहुंच जाता है। बस टीपू से गलती हो जाती है। टीपू आक्रामक घुड़सवार सेना का सामान्यतः युद्ध में प्रयोग करता था, इस बार उसने पैदल सेना पर ज्यादा जोर दे दिया और यही वो मात खा गया। दूसरा, इसके ऊपर तीन तरफ से हमला हुआ, जरा चित्र पर गौर करिएगा। उसके ऊपर उत्तर से मराठों ने हमला किया, पूर्वी क्षेत्र से निजाम की सेना ने हमला किया, दक्षिण और पश्चिम से अंग्रेजों ने हमला किया। तो टीपू की सेना को चार हिस्सों में बंटना पड़ा। टीपू की सेना बटी और इसी समय वो हार गई। 2 साल तक लड़ाई हुई और युद्ध को आगे लेकर चलना टीपू के बस का नहीं था, लिहाजा टीपू ने समर्पण किया। संधि समझौते की बात शुरू हुई और संधि और समझौता हुआ। इसी संधि समझौते का नाम है श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि क्या हुआ इसमें? उस जमाने में 3 करोड़ रुपया युद्ध हर्जाना ठोक दिया गया। कहते हैं कि मात्र 1 करोड़ रुपया वो कैश दे पाया। उसने कहा हमें थोड़ा समय दे दीजिए, फसल कटेगी, बाजार से हम टैक्स वसूलेंगे, हम किस्तों में आपको पैसा चुका देंगे। संधि स्थल पर मौजूद एक भारतीय ने कहा कि बहुत चालाक है, समय लेगा, पिछली बार भी आप पर हमला बोला था, मंगलौर की संधि के बाद इसी ने हमला किया है, तो ऐसा करिए, इसको ऐसे मत छोड़िए, कहिए कुछ गिरवी रखवा दो। मॉर्टगेज की बात हुई। मॉर्टगेज क्या रखा जाए? तो किसी ने कहा कि 2 बेटे हैं, उसी को गिरवी रख लीजिए। तो उसके 2 बेटों को गिरवी रख लिया गया। एक का नाम है मुइजुद्दीन जो मात्र 8 साल का बालक है और दूसरा खलीक मोहम्मद जो कि 5 साल का बालक है। 2 बच्चों को गिरवी रख दिया गया। कहते हैं कि 2 बच्चों के बदले में टीपू कर चुकाएगा, ऐसा वादा कर दिया गया। और क्या किया गया? गौर से देखिए इस चित्र को। इसमें बल्कि हम थोड़ा सा बड़ा चित्र इस्तेमाल करें तो और को बेहतर समझा पाएंगे। यहां पर चले चलते हैं। ये जो हिस्सा हमको दिख रहा है, ये हिस्सा मैसूर राज्य का, हमने ग्रीन कलर का बड़ा हिस्सा आपको दिखाया था। अब इस हिस्से के साथ छेड़छाड़ होगी। छेड़छाड़ क्या हुई? उत्तर का ये वाला हिस्सा मराठों को मिल गया, पूरब का ये वाला हिस्सा निजाम को मिल गया और दक्षिण से लेकर के पश्चिम का हिस्सा अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम की संधि से 3 करोड़ के युद्ध हर जाने के साथ साथ संधि में एक दूसरे के हारे हुए सैनिक अदला बदली कर दिए गए। क्षेत्र अदला बदली नहीं हुआ, बल्कि मैसूर राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिसे 3 टुकड़ों में बांटा और उत्तर का टुकड़ा मराठों के कब्जे में, पूरब का टुकड़ा निजाम और दक्षिण तथा पश्चिम का टुकड़ा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इस प्रकार तृतीय चरण की संधि में पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका था टीपू सुल्तान।
अब टीपू सुल्तान क्या करता, ये विचार ही कर रहा था कि कुछ ही समय में अगला संघर्ष हो गया। अगला संघर्ष हुआ जिसे हम चतुर्थ चरणीय संघर्ष कहेंगे। अगला संघर्ष चतुर्थ चरणीय संघर्ष हुआ 1799 ईस्वी में। टीपू के बेटे गिरवी थे। टीपू ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पश्चिमी तट पर कोचीन रियासत थी, वहां पर डचों की कुछ फैक्ट्रियां थी। कोचीन केरला वाला हिस्सा, वहां डचों की फैक्ट्रियां थी। डचों की फैक्ट्रियां, डच अपनी फैक्ट्री बेच कर गए थे, तो कोचीन रियासत के राजा को बेच गए। कहते हैं कि टीपू उस कोचीन रियासत के राजा से क्रेंगानूर और त्रैकोटे नाम के 2 बंदरगाह को खरीदना चाहता था, लेकिन वो अंग्रेजों का संरक्षित राज्य था, वो बेचने को तैयार नहीं था। तो टीपू ने 1792 ईस्वी में उसके ऊपर हमला बोल दिया था। 1799 में उसके ऊपर हमला बोला। कहते हैं ये हमला 1792 वाला है, 90 वाला। तो कॉर्नवालिस ने इसी हमले को आधार बनाकर युद्ध किया था। 1799 के हमले का कारण तो कुछ और था। तो एक्चुअल कारण क्या था, अब हम चौथे चरण के कारण की चर्चा कर दें। इस समय लॉर्ड वेलेजली नाम का गवर्नर जनरल आ चुका था। लॉर्ड वेलेजली 1798 टू 1802 तक ये भारत में गवर्नर जनरल रहेगा। ये एक प्रस्ताव लाता है, एक प्रपोजल लाता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि, इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस और सहायक संधि क्या थी, गौर से सुनिए। लॉर्ड वेलेजली एक प्रस्ताव भारतीय शासकों के बीच में लाता है कि 2 भारतीय राजा यदि आपस में लड़ते थे तो अंग्रेज इनमें से किसी एक को अपना दोस्त बनाने का प्रस्ताव देते थे। कहते थे तुम्हारे राज्य की रक्षा शत्रुओं से हम करेंगे, आंतरिक होने वाले किसी भी विद्रोह से तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, लेकिन तुम्हारी विदेश नीति हम संभालेंगे और इंटरनल पॉलिटिक्स तुम करना, हम नहीं देखेंगे तुम किसको किस पद पे नियुक्त कर रहे हो, कितना टैक्स ले रहे हो। तुम अपनी पुरानी जो सेना है, कमजोर सेना हटा दो, हमारी अंग्रेजी सेना इस्तेमाल करो, लेकिन उसका किराया तुमको देना होगा, यानी वेतन तुमको देना होगा सैनिकों का। कुछ राजा झांसे में आ जाते थे। जब अंग्रेज उस राज्य को अपने अनुशासन नियंत्रण में ले लेते थे, तब वो राजा को चुपचाप गद्दी से उतार देते थे। मैसूर को यही प्रस्ताव सहायक संधि का भेजा गया और मैसूर ने, यानी कि टीपू सुल्तान ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और यही युद्ध का कारण बना। इस कारण में अब अंग्रेजों ने न तो मराठों का साथ लिया, न निजाम का, और सीधे वेलेजली की सेना मैसूर राज्य पर हमला बोल देती है और 79 में हमला निर्णायक हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप टीपू अपने राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के गेट पर लड़ते हुए मर गया। और इस प्रकार मैसूर के हैदर अली और टीपू वंश का समापन हो गया। क्या परिणाम हुआ इसका? परिणाम देख लीजिए। टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू के दोनों बच्चे अंग्रेजों की गिरफ्त में थे, मतलब गिरफ्त क्या कहें, सम्मान से रखा गया था, क्योंकि गिरवी थे, राज परिवार के बच्चे थे। उन्हें पेंशन घोषित कर दिया गया। तो टीपू की मृत्यु हो गई और पुत्रों को अंग्रेजों ने पेंशन दे दिया। पुत्रों को उन्होंने पेंशन दे दिया। अब क्या किया, आधे से ज्यादा हिस्सा जो बचा था, पहले तो आधा हिस्सा ऑलरेडी बंदरबांट हो चुका था, जो हिस्सा बचा था उसका भी आधा हिस्सा अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और आधे हिस्से को सिंबॉलिकली, प्रतीक रूप में दिखाने के लिए वाडियार वंश की पुनर्स्थापना कर दी। बोला हुजूर ये राजवंश आपका है, आपके राजवंश को हैदर ने कब्जा किया था, हमने उसके बेटे से राज्य छीन लिया, लीजिए उपहार स्वरूप हम आपको दे रहे हैं। हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, ताकतवर हैं, चिंता मत करें, आपकी रक्षा हम करेंगे। जानते हैं ये वाडियार वंश का राजा था कितने वर्ष का? सिर्फ 2 साल का। बोला राजा जी छोटे हैं, जब तक राजा जी बड़े नहीं होते हैं तब तक हम इनकी रक्षा करेंगे। तो अंग्रेजी संरक्षण मिल गया इस राजवंश को, यानी आधा राजवंश दिखाने के लिए कि कहीं भारतीय राजा लोग एकजुट ना हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा न खोल दें कि देखिए भाई जो यहाँ के राजा थे हमने उनका राज्य वापस दे दिया, हमको राज्य वजह से कोई मतलब नहीं, युद्ध लड़ने में जो खर्चा आया था उसके लिए हमने कुछ इलाके रख लिए, उसके रेवेन्यू से हमारा खर्चा चलेगा। ये बात है कब की? 1799 की। और इस राज्य के संरक्षण के नाम पर सहायक संधि इन पर थोप दी गई। 1799 में सहायक संधि जो मैसूर के राजा टीपू ने मानने से इनकार कर दिया था, वाडियार राजवंश के राजा को मानना पड़ा।
आगे चलकर जब सब चीज अपने कंट्रोल में आ गई अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों ने 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में मैसूर राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैसूर राज्य को मिला लिया गया। 1857 का विद्रोह हुआ हमारे देश में। बहुत से भारतीय राजाओं और रियासतों ने अंग्रेजों का बड़ा साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने अब अपनी पॉलिसी बदल दी। 1857 के पहले वो भारतीय रियासतों को जीतकर ये नहीं कि इन प्रकार अपने राज्य में मिलाते थे, आगे हम डलहौजी के बारे में बताएंगे कैसे मिलाया अन्य राज्यों को। तो 1857 के विद्रोह के बाद पॉलिसी अंग्रेजों की बदल गई कि नहीं, भारतीय राजाओं को दोस्त बना के रखो, जिससे जो राष्ट्रवादी तत्व विद्रोही बन रहे हैं उनसे भारतीय राजा और राजाओं की सेनाओं को आगे कर दो। वो भारतीय हैं, भारतीय लोगों से लड़ेंगे, दुनिया में हमारी बदनामी नहीं होगी, हम पीछे अपना राज करते रहेंगे। इस पॉलिसी के तहत 1884 तक एक वायसराय कम गवर्नर जनरल हुए, जिनका नाम मिलता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में मैसूर को फिर से स्वतंत्र कर दिया गया और आजादी तक ये मैसूर राज्य स्वतंत्र रहेगा। यही वजह कि आज भी कभी आप मैसूर जाएं तो आप देखेंगे कि मैसूर राज्य परिवार आज भी है, प्रतीक रूप में अपने बच्चों का राज्याभिषेक भी करता है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का कानून किसी को राजा नहीं मानता है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन वो अपनी निजी संपत्ति में अपने को राजा भी घोषित करते हैं, अपने परिवार के लोगों का वो राज्याभिषेक भी करते हैं। 2 त्योहार पर वहाँ रौनक खूब मिलेगी आपको। दशहरा, मैसूर का दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है, लोग दूर दूर से दुनिया से देखने आते हैं, जहाँ आज भी वही शाही तरीके से हाथियों की एक पूरी मतलब उसको बोलते हैं आप रैली निकलती है, देवी देवताओं को रखा जाता है, राज परिवार के लोग हाथियों पर बैठकर जाते हैं, सोने चांदी के हौदे हैं, वहाँ आप जाएंगे तो आज भी शाही प्रतीक चीज़ें म्यूजियम में रखी हैं, आधे महल को म्यूजियम बना दिया गया है। सो इस प्रकार 1784 तक आते आते मैसूर स्वतंत्र हो गया, अंग्रेजों ने उसे स्वतंत्रता दे दी और वो राजवंश अंततः स्वतंत्रता तक बना रहा। राज्य का एक बड़ा भाग अंग्रेजों को मिल गया। इस तरह से हमने आंग्ल मैसूर संघर्ष की सारी विशेषता को आपके बीच में हमने बता दिया। ठीक, अब हम अपने फिर उसी मूल विषय पर चले जाते हैं जहां हमने पढ़ाई की थी। चलिए, हमने आंग्ल भारतीय संघर्ष में 2 हिस्से आपको दिखाए कि अंग्रेजों ने कैसे जीत लिए। अब जो तीसरा टॉपिक है वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, आंग्ल मराठा संघर्ष। इसको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहले हम मध्यकालीन भारत का एक साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य, केवल उसकी बात करेंगे, इसमें अंग्रेजों की कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरे चरण में मराठे क्यों कमजोर पड़े और अंग्रेजों को इंटरफेयर करने का मौका कैसे मिला, हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी शिवाजी को पढ़ाने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से मध्यकालीन प्री के सवाल भी मिलेंगे और आर्ट एंड कल्चर के सवाल भी मिलेंगे। और दूसरा हिस्सा प्योर रूप से मॉडर्न इंडिया का हिस्सा होगा, यहाँ से केवल प्री के सवाल मिलेंगे, आंग्ल मराठा संघर्ष से किसी तरह का आर्ट एंड कल्चर का सवाल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है।